फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टेक नॉन टेक कैरियर के प्लेटफॉर्म पे। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग को बीपीएससी आधारित एग्जाम और सारे राज्य के पीसीएस एग्जाम जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं, साथ में रेलवे एसएससी के तहत एक दिवसीय जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को कवर आउट करना है, इसके बारे में हम लोग आज पहले बृहद एनालिसिस कर लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, उन टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ने हैं। उसके बाद अगले वीडियो से प्रत्येक टॉपिक से हम लोग कवर आउट करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को डील करेंगे कि उन टॉपिकों में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़नी है। उसके बाद प्रायोगिक तौर पे सारे टॉपिक को वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। पहले की वीडियो आप लोग जरूर देखें, है ना। और भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आज हम लोग के लिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में सबसे पहले एक इंट्रोडक्टिव पार्ट में यही हो जा रहा है कि जहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है भारतीय संविधान सभा और उनके निर्माण एवं उनकी प्रक्रिया। पहला टॉपिक आएगा हम लोग को भारतीय संविधान सभा और निर्माण एवं प्रक्रिया। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुई, कब उनकी बैठकें हुई, संविधान सभा के कितने सदस्य थे, है ना। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, परीक्षा उपयोगी जितने भी इसमें प्रश्न बनते हैं, या फिर जो चीज हमारे जानने योग्य है, उन सारे चीज को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक था संविधान सभा एवं उनके निर्माण एवं प्रक्रिया। दूसरा टॉपिक आता है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां। जैसे कि संविधान सभा के हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन जो 1946 की अनुशंसा के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन का प्रायोजन किया गया था, है ना। तो संविधान सभा की जब निर्माण की बात कही गई तो संविधान सभा की निर्माण होगी तो भाई उसके लिए समितियों का गठन किया गया, अलग अलग समितियों का गठन किया गया। तदर्थ समिति हुआ, तदर्थ समिति हुआ, प्रारूप समिति हुआ, ना, झंडा समिति हुआ, संघीय समिति हुआ, प्रांतीय समिति हुआ। इस तरह से कई सारे समितियों का गठन किया गया जिसके अलग अलग अध्यक्ष रखे गए, ठीक ना। तो उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे कि उन समितियों के कौन से अध्यक्ष थे, उनके क्या कार्य मतलब दिए गए थे, उन्होंने अपने कार्य को कैसे मतलब पूरा किया। इस चीज को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी एवं उनके क्या क्या मुख्य बातें रही, ठीक ना। तो दूसरा टॉपिक ये हो जाता है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां। आगे देखते हैं तो संविधान के स्रोत एवं उनकी विशेषता। संविधान की स्रोत एवं विशेषता के बारे में अगर हम बात करें ना, तो संविधान की स्रोत मतलब क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करीब 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद, है ना, 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद वहां के संविधान से जो भी चीज अच्छा रहा था उसको अपने भारतीय संविधान में समायोजित करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, है ना। तो किस देश से क्या क्या स्रोत लिया गया है ना, जैसे कि अमेरिका से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, ना। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का ब्रिटिश शासन से चलता आ रहा था उसमें क्या जोड़ा गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ना। तो इन सारे के समायोजन से भारतीय संविधान में जो अपना तैयार किया गया है, तो किस देश से कौन से स्रोत लिया गया है उस चीज को बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और विशेषता क्या है, हमारा जो अपना संविधान है ये सबसे लंबा, बृहत है, लचीला है, कैसा है, इस चीज के बारे में बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता और उसके स्रोत क्या है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज पसंद आ रहा होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना एवं अनुसूचियां। सबसे बड़ी बात है कि भारत का संविधान जो था ना, वो संविधान में प्रस्तावना रखा गया था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। उस संविधान की प्रस्तावना में जैसे हम लोग जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक ऐसे करके, बहुत लंबा सा है, अगर वो पढ़े तो फिर वक्त ज्यादा लगेगा। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं ना कि भारत की प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना। तो उसमें अलग अलग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न बनते हैं उस संविधान के प्रस्तावना को हम सबको याद रहना चाहिए, उससे हमें बहुत चीज सीखने को मिलती है ना। तो उसमें ये सारी चीजें, सारे फैक्ट को कवर आउट किया जाएगा, उसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं उस चीज को रखा जाएगा ना। उसके बाद अनुसूचियां, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें कितने अनुसूची थे, उन अनुसूचियों में क्या क्या चीज वर्णित है, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। और अनुच्छेद भी यही पे आप ऐड कर लीजिए, ठीक ना। जितने भी अनुच्छेद रहे हैं इंपॉर्टेंट 21 अनुच्छेद में किस चीज का वर्णन है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अनुच्छेद को याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स, उस चीज को हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि वो चीज कवर आउट हो सके।
उसके बाद आते हैं संविधान के भाग एवं शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की शासन प्रणाली कैसी है, एकात्मक है, सदनीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, क्या है, इन सारे प्रणालियों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। संविधान के कितने भाग हैं, ठीक ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या प्रणाली दिया गया है, क्या क्या पद्धति है, क्या क्या हमारे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, ये चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बेसिकली अलग अलग आधार पर इसमें गांधीवादी नीति को भी रखा गया, उदारवादी नीति को भी रखा गया ना, समाजवादी को भी इसमें ऐड किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बेसिकली हम लोग को देखना है कि एक जैसे कि हम लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं, जब हम सरकार चुनते हैं ना, तो सरकार की क्या उत्तरदायित्व है, राज्य सरकार की जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, राज्य सरकार क्या क्या दे जनता को, इस चीज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि ये टॉपिक हम लोग को मौलिक अधिकार पहले पढ़ना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाद में पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है तो वो चीज हम लोग जब वीडियो लेक्चर देंगे तो कवर आउट हो जाएगा। बेसिकली इसके बाद हम लोग का है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग को जानना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। मान लीजिए कि अभी हाल ही में एनटीपीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एनटीपीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चों का वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन अहिंसात्मक कदम उठाते हुए, हिंसा करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट एक पढ़ाई लिखाई तो है ही, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी एक आम आदमी को भी अपना फंडामेंटल राइट जानने का अधिकार है। अगर बाय द वे कहीं कुछ होती है उसके आम जीवन में, तो उसे अपना अधिकार पता होना चाहिए। तो ये चीज जानने का हक है सबको कि फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, मौलिक अधिकार, यह हमारा इसी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन। भारतीय जब हम लोग की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उसके बाद अलग अलग राज्यों का गठन कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, उसके कौन कौन से राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था ना, अलग अलग समितियां बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे, उनके क्या क्या प्रावधान रहे, तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य के पुनर्गठन में, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। उसके बाद आता है नागरिकता और मूल्य कर्तव्य। एक भारतीय नागरिक होने के तहत हमारा मूल्य कर्तव्य क्या है, ये चीज हम लोग को जानना जरूरी है। एक आम आदमी के नाते हमारा मूल्य कर्तव्य ये होता है कि हम अपने आसपास को सबको सुरक्षित रखें, भाईचारे की नीति अपनाएं, है ना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करें। अलग अलग बहुत सारे कर्तव्य हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, यानी कि संविधान का संशोधन करके इसको जोड़ा गया था, है ना। ये मूल संविधान में नहीं था मूल कर्तव्य। इस चीज को हम लोग देखेंगे क्या है आगे। और फिर संविधान संशोधन। संविधान संशोधन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे बहुत सारा डिबेट भी हुआ था, है ना। यशवंत भारती वाद विवाद आप लोग का नाम डिस्कस करेंगे कि संविधान संशोधन बेसिकली है क्या, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, कैसे किया जाता है ना। तो ये संविधान संशोधन में देखेंगे। और अभी तक संविधान संशोधन कितने हुए हैं, क्या क्या प्रावधान होते हैं, किस चीज में संविधान संशोधन किया जा सकता है और क्या उसका प्रारूप होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन कैसे होता है, क्या क्या होता है ना। उसके बाद आता है, तो यहाँ तक जब मैं बात कर रहा था तो ये से मतलब आप देख लीजिए ना कि संविधान का निर्माण प्रक्रिया से लेके अगर संविधान संशोधन तक बात करें तो ये एक पोर्शन होता है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक 3 से 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं ना। उसके बाद आता है कुछ पद हैं भारतीय भारत में, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होते हैं हमारे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, उनके क्या दायित्व है, उनका निर्वाचन या नियुक्ति जो भी होती है कैसे होती है ना, क्या प्रक्रिया है ना, उनका दायित्व क्या है, कार्य एवं शक्ति क्या है, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली यही पढ़ना होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, इनकी नियुक्ति या निर्वाचन जो भी होती है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि नियुक्ति क्या होती है, निर्वाचन क्या होता है, मनोनयन क्या होता है। जब उस तरह का टॉपिक आएगा तो उस सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में भी वही है कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, बहुत सारी दुनिया के लोग हैं तो उसमें प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, उनका निर्वाचन या नियुक्ति होती है तो कैसे होती है ना, उनके कार्य एवं शक्ति क्या है, वेतन भत्ते क्या है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में भी, है ना। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, जैसे ये राज्य के लिए वो केंद्र के लिए। तो कुछ चीजें होती है जो सिमेट्री के तौर पे काम करती है, जैसे में राष्ट्रपति और केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, है ना। उसी प्रकार से आप देख लीजिए केंद्र में मंत्रिपरिषद, राज्य में भी मंत्रिपरिषद। तो ये चीजें यहाँ से मतलब कुछ पैरेलल है। ये राज्य व्यवस्था की खूबियां हैं, जैसे कि आप एक पोर्शन कवर आउट कर लेते हो केंद्र का तो राज्य का वही पैरेलल नहीं रहता है, थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग होता है जिससे आप इजिली कवर आउट कर लोगे। उसके बाद आता है राज्यपाल, राज्य में केंद्र में राष्ट्रपति, है ना।
तो राज्यपाल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, राज्य में राज्यपाल, और राज्य का मुख्य जो मतलब न्यायिक अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल अधिवक्ता कहते हैं जिसका ना, वो हो जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा में बेसिकली लोकसभा अपना निचली सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं जो। तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन नियुक्ति कैसे होती है, उनके क्या क्या कार्य हैं, सदन की कार्रवाई कैसे चलती है, राज्यसभा के कौन सदस्य हो सकते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो भी है इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है विधानसभा एवं विधान परिषद। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे राज्यों में विधान परिषद हो। पूर्व में 7 राज्यों में विधान परिषद, भी इस टॉपिक का वीडियो बनेगा तो वो चीज क्लियरफाई हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आता है महान्यायवादी एवं कैग। महान्यायवादी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक न्यायिक अधिकारी होता है जो सरकार की तरफ से अपने पक्ष को रखता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल इसका कितना होता है, वेतन भत्ते क्या होते हैं, है ना, कौन बन सकता है, इसके हटाएं क्या है ना। कैग उसी तरह कंपैरेटर ऑडिटर जनरल होता है जो। तो कैग के बारे में हम लोग वही पढ़ेंगे कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन या नियुक्ति जो भी होती है कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है ना, और फिर उनका कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं, कितने दिनों के लिए उनका कार्यकाल होता है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। और संसदीय समिति, भारत में संसदीय व्यवस्था जो भी है, संसद में भी समितियां बनती है कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है। इसमें लोक लेखा समिति, है ना, प्रकलन समिति, अलग अलग समितियां होती हैं। उनका गठन कैसे होता है, उनकी अध्यक्षता कौन करता है, कितने दिनों के लिए वो समितियां बनती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना इन्हीं सबसे पूछा जाता है। तो ये सारे फैक्ट को आपके सामने रख दिया जाएगा जिससे आप इजीली कवर आउट कर सकोगे, और मुझे इतना यकीन है कि आप यहाँ पे आसानी से याद कर सकोगे। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पॉलिटी जो हम लोग बेसिकली पढ़ना है ना, तो पढ़ना हम लोग को कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ये 3 आधार हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बेस पर अलग अलग बाइकाट करके हम लोग पढ़ेंगे कि कार्यपालिका में कौन सी शक्ति है, विधायिका में क्या होता है, न्यायपालिका में क्या होता है। जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तो इसी आधार पर इस चीज को हम लोग बाइफरकेट करके अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जैसे न्यायपालिका के भाग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उच्च न्यायालय में जो यानी कि हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियां कौन करता है, कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, वेतन भत्ते क्या होते हैं, उनकी आय क्या होती है ना। और भारत में कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, सबको पता है। तो भाई अब सर्वोच्च न्यायालय से दिल्ली की सुनवाई अगर कहीं और जाकर कर सकते हैं कि नहीं, उसकी परमिशन कौन देता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटानी बढ़ानी है, उसकी परमिशन कौन देता है। तो ये सारे फैक्ट आपको एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे बिल्ड हो जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपने सपनों को साकार कर सकोगे। यहाँ पे अच्छे से अगर आप डील कर लेते हो, बुक से एक बार रिवीजन करने के बाद मुझे 100% ये दावा देता हूँ कि आप उस चीज को इजिली एक्सेस कर सकोगे, आसानी से याद कर सकोगे और परीक्षा में जरूर सारे क्वेश्चन को सही करोगे। उसके बाद आता है आपात उपबंध, है ना। आपात उपबंध बेसिकली जो आपातकाल होता है ना, आपातकाल 3 तरीका का होता है, वित्तीय, है ना, और फिर सैनिक तरीका का, और अलग अलग इसमें क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे मंत्री परिषद का जो वर्ड है, ये पहली बार अनुच्छेद 352 में ही मतलब इसका प्रयोग किया गया है, मंत्री परिषद शब्द का भारतीय संविधान में, है ना। और फिर आपात उपबंध का उसी में है 352, 356 और 360 जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद, उसमें इस चीज का वर्णन है ना। वित्तीय, फिर राष्ट्रपति शासन का भी इसी में वर्णन है, कब लगता है, क्या क्या उसके प्रावधान है ना, उस चीज को हम लोग इसमें आसानी से सब पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से हमारे टॉपिक हैं। उसके बाद आता है योजना आयोग और वित्त आयोग। इसी में आप नीति आयोग को भी ऐड कर सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में नहीं, 6-7 साल हो गए, 2014 में इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब नई सरकार आई थी उसके बाद से इसका योजना आई थी नीति आयोग के बारे में। तो योजना आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये तो हम लोग का इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर अर्थव्यवस्था में पढ़ना है, इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। हालांकि योजना आयोग पुराना हो चुका है, अभी अस्तित्व में रहा भी नहीं है, 2018 तक रहा था, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे वैसे क्या है ना। उसके बाद आता है चुनाव आयोग और पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय या नगर पालिका उसी को कहते हैं, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है ना। चुनाव आयोग क्या है, भारत की संसदीय एक संस्था है जो संसद में संविधान में इसका वर्णन है। तो चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या कार्य एवं शक्तियां इनकी होती है, उनका
नियुक्ति कैसे होती है, कौन लोग उस मतलब चुनाव आयुक्त बन कौन सकते हैं, वर्तमान में कौन है, मतलब ओवरऑल यही सारा इतना टॉपिक है जिसे हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। और यही 23-24 टॉपिक है, जिससे कुछ कुछ बड़े टॉपिक है जैसे राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब इस चीज को हम लोग दो वीडियो में कोशिश करेंगे कि खत्म करें। बाकी सारा इंडिविजुअल एक एक टॉपिक मतलब 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो में ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। बेसिक यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे, कुछ फैक्चुअल चीज होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जिसे हम यहाँ पे कवर करेंगे और आप उस चीज को आसानी से समझ सकोगे। अब बात करते हैं कि ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना कहाँ से है। यहाँ से वीडियो लेक्चर देने के बाद सारा कॉन्सेप्ट जो है जितने भी टॉपिक हैं, बेसिकली ये जीके जीएस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ याद करने वाले होते हैं जो आपको बार बार रीडिंग करके, बार बार पढ़ के, बार बार लेक्चर देख के याद करने होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ आपको उसको याद भी करा सके और होपफुली ये याद हो ही जाएगा। अब रहा बात कि इन सारे टॉपिक को पढ़ना कैसे है, तो किसी भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने होंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक 66 बीपीएससी के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, उसको आप एक बार देखिए। उसके बाद जब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो आप अटैच मतलब उस चीज से मैच करिए कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है और क्या नहीं। अब रही बात बुक के लिए, तो ये एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है भारत की राज्य व्यवस्था। ये बुक सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण होती है। ये बुक से हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे फैक्ट जितने भी दिए गए हैं आपको खुद से रिवीजन करने का टाइम भी इस वीडियो का यूज कर सके। तो ये बुक है, इस बुक से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना। और ये मतलब थोड़ी सी ये भी मोटी बुक है, लेकिन आप चाहें तो आसानी से कवर आउट कर सके। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिया गया है, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस में दिए गए हैं, बट उतना कवर आउट नहीं करना हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इतना सारा टॉपिक है, अगर कुछ छूट जाता है तो वो एक अलग हम लोग स्पेशल वीडियो बनाए लेंगे लास्ट में, उसमें उन सारे टॉपिक को जो भी छूटे रहेंगे उसको कवर आउट कर लेंगे हम ये भारतीय राज्य व्यवस्था के वीडियो में। तो ओवरऑल ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी पढ़ने की। टॉपिक इतना ही है और सारे टॉपिक्स को इजीली कवर किए जाएंगे, इंडिविजुअल वीडियो में सबको बताए जाएंगे। तो होपफुली वीडियो आप लोग को ये पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और हमारी कोशिश ये है कि आप लोग को समझ में आए और आप लोग को सब कुछ यहाँ पे याद हो सके। तो इस तरह से हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि इस तरह से कंटेंट प्रिपेयर करें। तो अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया के साथ, जो कि पहला टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।